इस वीडियो में हम लोग संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानेंगे। ये संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जो वीडियोस हैं उसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इसकी संरचना क्या है, इसमें अधिकारी कौन कौन होते हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है, कितनी समय तक वो अपने पद पर रह सकते हैं और उनके कार्य क्या है। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में बना है। ये संवैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि ये संविधान के उपबंधों के अनुसार बना है और स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि जो कार्य संविधान ने इसको दिए हैं अपॉइंटमेंट या नियुक्तियों से संबंधित, उसके लिए इसकी स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। बात करें संरचना की, स्ट्रक्चर की, तो संविधान के अंदर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ ये लिखा है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा जिसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। संख्या का वर्णन संविधान में नहीं है। ये संख्या का वर्णन संविधान ने राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया है और साधारणतः ये देखने में आया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कुल संख्या 9 से 11 के बीच में होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी, योग्यता की, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा और शर्तें बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन संविधान में ये वर्णन जरूर है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनकी कुल संख्या का आधा या उससे ज़्यादा, यानी कि कम से कम आधे सदस्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जरूर रखते हो। बात करते हैं अवधि की, कितने समय तक यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो वो 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, यानी कि ये समय अध्यक्ष और सदस्यों के अपना पद ग्रहण करने के दिन से गिने काउंट किए जाएंगे, यानी कि या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वो उनकी अवधि मानी जाएगी। इससे पहले भी ये त्याग पत्र दे सकते हैं और ये त्याग पत्र राष्ट्रपति के नाम संबोधित होता है। इसके अलावा इन्हें अपने पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जब अध्यक्ष का पद खाली हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो किसी भी कारण से, तो ऐसे में वो यूपीएससी के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। हालांकि इनको यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने पद से निकाला भी जा सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों से बाउंड है, यानी कि बाध्य है। 4 ग्राउंड इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। 4 आधार पे यूपीएससी के जो चेयरमैन और मेंबर हैं उनको निकाला जा सकता है। पहला है दिवालिया घोषित, अगर कोर्ट के द्वारा अध्यक्ष या सदस्यों में से किसी को दिवालिया बैंकरप्ट घोषित कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट घोषित किया जा चुका है, तो वो एक ग्राउंड है। दूसरा, अगर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपने कर्तव्य के बाहर, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के बाहर किसी भी वैतनिक नियोजन में लगे हैं, यानी किसी ऐसे काम में लगे हैं जहाँ से उनको सैलरी मिल रही है, तो ये ग्राउंड ये बन सकता है। तीसरा है, अगर राष्ट्रपति ये सोचे, इस बात पर सहमत हैं या इस ओपिनियन का है कि यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य फिजिकली या मेंटली, शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम है, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर सकता इफेक्टिवली, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। चौथा ग्राउंड है कदाचार, मिसबिहेवियर। कदाचार का संविधान के अंदर वर्णन दिया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। 2 ग्राउंड संविधान ने माने हैं जो मिसबिहेवियर के ग्राउंड में आते हैं। सबसे पहला, अगर यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर भारत सरकार की या राज्य सरकार के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है या एग्रीमेंट से जुड़ा है। दूसरा, वो किसी भी प्राइवेट कॉरपोरेट है, निजी निगम है, उसके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से जुड़ा है, ये कदाचार की श्रेणी में आएगा। कदाचार के मामले में राष्ट्रपति जांच के लिए मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच के बाद जो भी निर्देश देता है राष्ट्रपति को वो मानने पड़ते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के लिए वो बाध्य है। जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसके अनुसार राष्ट्रपति कार्यवाही करता है। स्वतंत्रता, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संविधान ने स्वतंत्रता दी है ताकि वो बिना भय और पक्षपात के अपना कार्य पूरा कर सकें। इनकी स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली स्वतंत्रता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि पदावधि की सुरक्षा। संविधान ने इनको पदावधि की सुरक्षा दी है जिसके तहत 6 वर्ष या 65 वर्ष तक वो अपनी पद पर बने रह सकते हैं। इससे पहले
उन्हें सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया और संवैधानिक कारणों के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। एक बार अपॉइंटमेंट के बाद, अगर इन्हें एक बार नियुक्त कर दिया जाए, तो उसके बाद जो भी इनकी सेवा की शर्तें हैं, सर्विसेज हैं, उसके अंदर अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी नेगेटिव चेंजेस इसके अंदर नहीं लाए जा सकते। इनके वेतन और भत्ते, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन हैं, उनके जो भी सैलरी है, एमोल्यूमेंट्स है, जो भी उनको भत्ते मिलते हैं, वो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर भारित हैं, जो अनुच्छेद 266 में बना है। इनके ऊपर संसद में मतदान नहीं हो सकता। चौथा, कार्यकाल के बाद, यानी कि जब यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद ये किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में कर्मचारी नहीं बन सकते, या उसमें एम्प्लॉयमेंट के हकदार नहीं हैं। इसमें 2 एक्सेप्शन देखने लायक है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार में कहीं भी कोई भी काम नहीं कर सकते। दूसरा, जो यूपीएससी के जो मेंबर हैं, उनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो यूपीएससी के चेयरमैन बन जाएं, या यूपीएससी के अलावा किसी भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके चेयरमैन बन जाएं। इसके अलावा वो भारत में या भारत की सरकार या राज्य सरकार है, उसमें कोई भी एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के लिए एलिजिबल नहीं है। 5वां है, किसी भी पद के ऊपर रीअपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती, यानी कि यूपीएससी का मेंबर रिटायरमेंट के बाद में फिर से यूपीएससी का मेंबर नहीं बन सकता, और यूपीएससी का चेयरमैन रिटायरमेंट के बाद फिर से यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता। बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की। तो संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्य ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज, और यूटी सर्विसेज, यानी कि संघ शासित प्रदेशों की जो लोक सेवाएं हैं, उसके लिए ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू भर्तियां आयोजित करती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों को असिस्ट कर सकता है उन केसेस में जहां पे कोई ऐसा एग्ज़ाम करवाना हो जिसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशंस की या स्पेशल एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे असिस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से किसी मामले पे सलाह लेता है, तो संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल को सलाह दे सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति से अप्रूवल, यानी कि पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ सलाहकारी शक्तियां भी संघ लोक सेवा आयोग के पास है। यूपीएससी एडवाइजरी पावर है, या वो सलाह देता है। किन मामलों में? सिविल सर्विसेज के अंदर अपॉइंटमेंट, यानी कि नियुक्ति में, ट्रांसफ़र में, प्रमोशन में यूपीएससी सलाह देता है सरकार को। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उनकी अपॉइंटमेंट के केस में, नियुक्ति में, तबादले में, और प्रमोशन में, और डेपुटेशन, यानी कि प्रतिनियुक्ति के केस में जो कैंडिडेट है उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में यूपीएससी सरकार को सलाह देता है। सरकार सिविल सेवकों पर अनुशासनात्मक विषय जो है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेती है। डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर जो है वेतन वृद्धि रोकना, यानी कि इंक्रीमेंट रोकना, डिमोट करना या प्रमोशन से मना करना, और सेवा से हटा देना, बर्खास्त कर देना, यानी कि रिमूवल, डिसमिसल, और अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जो वीआरएस है, इत्यादि कुछ जो एक्शंस है, उससे पहले यूपीएससी सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट है, अल्पकालीन नियुक्तियां हैं 1 वर्ष से ज़्यादा, उस विषय में यूपीएससी सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा जो सर्विस एक्सटेंशन है, सेवा का विस्तार, या कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाह जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनको फिर से रीअपॉइंट करना हो, इन विषयों में यूपीएससी से सलाह ली जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि यूपीएससी की सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी कि ये एडवाइजरी, सलाहकारी नेचर की है। यूपीएससी समय समय पे, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे, अक्सर हर साल में, या राष्ट्रपति जब उसकी मांग करे, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट सदन के सामने रखते हैं। अब सदन चाहे तो इन रिपोर्ट को, यूपीएससी की जो सिफारिश, रिकमेंडेशन है, उसको मानने से मना कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सदन के सामने सरकार को अपने जो कारण है वो रखना होगा।
एक मंत्रालय या एक मंत्री, एक विभाग यूपीएससी की रिकमेंडेशन या सिफारिश को मना नहीं कर सकता, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पूरी मंत्रिपरिषद कारणों के साथ यूपीएससी की रिकमेंडेशन को मना कर सकती है या उससे विचलन का, डेविएशन का कारण वो बता सकती है। संसद के पास ये अधिकार है कि वो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, उसके क्षेत्राधिकार को, जुरिस्डिक्शन को घटा सकता है, बढ़ा सकता है या उसमें कमी कर सकता है। कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं यूपीएससी के अंदर, यानी कि रिजर्वेशन के केस में एससी, एसटी, ओबीसी जो रिजर्वेशंस हैं अपॉइंटमेंट में, उसके केसेस में यूपीएससी के पास कोई पावर नहीं है। ग्रुप सी और डी के लिए यूपीएससी के पास कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो टेम्पररी अपॉइंटमेंट होती है 1 साल से कम के लिए, उससे कम के लिए यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती। 1964 के अंदर सरकार ने जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया था, उसमें ये प्रावधान था कि जब भी डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक कार्रवाई केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पे होगी तो सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से इस मामले में सलाह ली जाएगी और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई में यूपीएससी से भी सलाह ली जाती है। तो कन्फ्लिक्ट या टकराव तब शुरू हुआ जब यूपीएससी और सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह एक दूसरे से टकराने लगी। ये गतिरोध अब भी जारी है। तो ये यूपीएससी के बारे में था। इसको पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आप उनको टैकल कर पाएंगे इजीली और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।